10 जुलाई से 21 जुलाई इन दो तारीखों के बीच भारतीय राजनीति में चीजें कितनी बदल गई। 10 जुलाई को जो जगदीप धनखड़ ये कह रहे थे कि वे अगस्त 2027 में अपना कार्यकाल पूरा कर ही रिटायर होंगे, बशर्ते कोई दिव्य शक्ति ना आ जाए, वही धनखड़ 21 जुलाई को स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे देते हैं। इस इस्तीफे ने राजनीतिक भूचाल तो ला ही दिया, कई सवाल भी आपके हमारे मन में ला दिए हैं कि अब आगे क्या होगा। उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पर आगे की कार्रवाई के लिए संविधान क्या कहता है। सदन चल रहा है, ऐसे में जगदीप धनखड़ की जगह वहां स्पीकर की कुर्सी कौन संभालेगा। आज क्लियर कट में यही समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। संविधान और नियम कानून समझने से पहले इस वक्त जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है, माने जगदीप धनखड़, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। 18 मई 1951 को केसरी देवी और गोकुल चंद के परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसे परिवार वालों ने जगदीप कहा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जन्मे और बचपन के शुरुआती दिन बिताने के बाद धनखड़ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से BSc और LLB कर वकालत में हाथ आजमाना शुरू किया। 1990 में राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत शुरू की, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में 2019 तक जारी रही। वकालत की दुनिया के बड़े नाम धनखड़ राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। इन्हीं 3 दशक में उन्होंने समानांतर राजनीति भी की। उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो वे 1989 में पहली बार झुंझुनू से जनता दल के टिकट पर लोकसभा सांसद चुने गए। इसी सांसदी के दौरान उन्हें चंद्रशेखर की सरकार में केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला, पर चूंकि चंद्रशेखर की सरकार लंबी चली नहीं, उनका मंत्री पद भी चला गया। इसके बाद वे 1991 में कांग्रेस के साथ हो लिए, पर कांग्रेस के टिकट पर अजमेर की सीट से वे चुनाव नहीं जीत सके। लोकसभा चुनाव हारने के बाद 1993 में धनखड़ ने विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाया और फिर 1993 से 1998 के बीच राजस्थान की किशनगढ़ सीट से विधायक रहे। पर 2003 में धनखड़ ने भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उनका इस्तेमाल कानूनी सलाहकार के तौर पर लेना शुरू किया। बतौर एक वकील धनखड़ ने जो पार्टी के लिए काम किया, उसका इनाम उन्हें 2019 में मिला। वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और फिर आखिरकार 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति बने। खैर, वे इकलौते ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनके खिलाफ सदन में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, और अब वे चर्चा में क्यों हैं ये आप जानते हैं। अचानक आया उनका इस्तीफा, कारण स्वास्थ्य बताया गया, पर कयासबाजी का दौर जारी है कि क्या वाकई कारण स्वास्थ्य है या कुछ ऐसा जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। बहरहाल, अब आते हैं इस पर कि उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे दे तो होता क्या है। दरअसल धनखड़ ने इस्तीफा देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A का जिक्र अपने रेजिग्नेशन लेटर में किया। संविधान के इसी अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे देने की प्रक्रिया पूरा शामिल है। इसके तहत वे इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखित में दे सकते हैं, जैसा कि धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को किया भी। जहां तक इस्तीफे के बाद उनके पद की कार्यवाही का सवाल है, भारत का संविधान इस सवाल पर चुप है कि उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उन्हें किसी कारण हटाया जाता है, तो उनका पद अगले उपराष्ट्रपति के आने तक कौन संभालेगा। जिस तरह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका पद संभालते हैं, उपराष्ट्रपति के केस में क्या होगा ये साफ नहीं है। हाँ, क्योंकि राज्यसभा के सभापति का पद भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से खाली हो जाता है। संविधान की व्यवस्था के तहत राज्यसभा का उपसभापति स्वाभाविक तौर पर यह पद संभाल लेता है। अगर उपसभापति भी अनुपलब्ध हों तो अनुभव के आधार पर वरिष्ठ सदस्य को यह जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि ये स्थिति फिलहाल साफ है कि जब तक नए उपराष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाता, मौजूदा उपसभापति हरिवंश राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी निभाएंगे। उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति के काम और उसकी जिम्मेदारी पर। देखिए, संविधान में मौजूद अनुच्छेद 63 से 71 तक के प्रावधान उपराष्ट्रपति की चुनाव, ताकत, जिम्मेदारी और उनको हटाए जाने के प्रावधान बताते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। वो 5 साल के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब ये है कि जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा का चेयरमैन भी हो जाता है।
इसके तहत उपराष्ट्रपति को देखना होता है कि उच्च सदन में अनुशासन बना रहे, पक्ष विपक्ष दोनों को बराबर बोलने की इजाज़त मिले, कोई विधायक या प्रस्ताव आगे बढ़ेगा या नहीं ये तय करें। उपराष्ट्रपति के पास एक और जिम्मेदारी भी होती है, हालांकि इसकी ज़रूरत ना ही पड़े तो अच्छा रहता है, मगर जो नियम है वो बता देते हैं। जिम्मेदारी ये कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी, मृत्यु, इस्तीफे या बर्खास्तगी में उपराष्ट्रपति देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाता है। चूंकि उपराष्ट्रपति सेकंड टू राष्ट्रपति होता है, तो जब वो इस्तीफा देता है तो वो अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। धनखड़ साहब ने भी वैसा ही किया, और क्योंकि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा कबूल कर लिया है, तो चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वो अब उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करवाए 6 महीने के भीतर ही। चुनाव की बात आ गई है तो ये भी समझ लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, इस पद के लिए योग्यता क्या है, कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले तो शख्स को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता कुछ ऐसी है कि आप भारत के नागरिक हों, उम्र कम से कम 30 हो, मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, मानसिक और आर्थिक तौर पर भी दिवालिया ना हो। चौथी चीज, उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है, जो 1/6 वोट न मिलने पर जब्त हो जाती है। अगर उपराष्ट्रपति चुनने की वोटिंग प्रक्रिया पर आए तो इस चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह देश के सभी राज्यों के विधायक भी भाग लेते हैं, वो उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं होता है। इस तरह लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 245 सदस्य, जिनमें 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं। हर सांसद एक वोट देता है और वो अपने वोट को जो उम्मीदवार हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर 1, 2, 3 इस तरह रैंक करता है। इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 3 उम्मीदवार हैं जिनके नाम ए, बी और सी हैं, तो एक मतदाता यानी लोकसभा या राज्यसभा का सांसद अपने बैलेट पेपर पर कुछ यूं लिखता है। वो लिखता है, ए के सामने 1 लिखकर अपनी पहली पसंद दिखा सकता है, बी के सामने 2 लिखकर अपनी दूसरी पसंद दिखा सकता है और सी के सामने 3 लिखकर अपनी तीसरी पसंद दिखा सकता है। 2022 में आखिरी दफा हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव को याद करें तो उसमें एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ तो विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार थी। वोटिंग में कुल 725 सांसदों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 710 सांसदों के वोट वैलिड पाए गए थे। इनमें से 528 ने धनखड़ को तो केवल 182 ने अल्वा को अपनी प्राथमिकता में पहले नंबर पर रखा था। इसका मतलब ये रहा कि करीब 346 वोटों के अंतर से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुन लिए गए थे। बाकी अब इस दफा विपक्ष और सत्ता पक्ष किसे उम्मीदवार बनाता है, क्या किसी एक नाम पर आम सहमति बन जाती है या वोटिंग की नौबत आती है, इस पर सभी की नजरें होंगी। फिलहाल के लिए क्लियर कट में इतना ही। लिखा था हमारे साथी शुभम ने। शुक्रिया।